चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रतिजन और प्रतिरक्षी अणु, है ना। इन दो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन या जो कोई भी रोगाणु होता है उसे यानी वो चीज जो हमारे अंदर बीमारी का कारण बनती है वो प्रतिजन होता है। अगर हम लोग आपकी बुक की डेफिनेशन देखते हैं ना, तो प्रतिजन की डेफिनेशन दे रखी है कि प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका अणु जो कोशिकाएं होती है उनको डिवाइड करके क्या बनाती है, प्लाज्मा कोशिका, है ना। तो बी लसिकाणु कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी अणु उत्पादन हेतु प्रेरित करती है। मतलब क्या किया जाता है, ये कोई रोगाणु या हम बोले कि ये प्रतिजन है, ये जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारी बी लसिकाणु कोशिकाएं जो लसिका तंत्र के जो गांठें होती है उनमें पाई जाती है, तो बी लसिकाणु या इसे लिम्फोसाइट सेल भी कहा जाता है, लिम्फोसाइट कहा जाता है ना। ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। तो बी लिम्फोसाइट कोशिका लसिका तंत्र में पाई जाती है। जैसे ही ये प्रतिजन एंटर हुआ हमारी बॉडी में, तो ये सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है दो में। पहला है समृद्धि कोशिका और दूसरा जो है मेन प्रकार वो है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा कोशिकाओं के निर्माण के यानी ये प्रतिजन वो कारक है जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बी लसिकाणु कोशिकाओं को चेंज कर देता है। रूपांतरित करने का मतलब क्या कर देता है, चेंज कर देता है। किसमें, प्लाज्मा कोशिकाओं में। क्यों, किसके निर्माण के लिए, प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी के निर्माण में। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस प्रतिजन से जुड़ेगा और इसको निष्क्रिय कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि प्रतिजन वो रोगाणु या रोग कारक है जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बी लसिकाणु कोशिकाओं को रूपांतरित कर देता है प्लाज्मा कोशिकाओं में, और प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा क्या बनाया जाता है, प्रतिरक्षी अणु, जो कि इस प्रतिजन को या इस रोग कारक को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आगे बात समझ में। अब दूसरी डेफिनेशन हमको चाहिए किसकी, प्रतिरक्षी अणु की, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं। प्रतिजन को एंटीजन बोलते हैं। आपके दोनों लैंग्वेज दी हुई है, हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर उसको एंटीजन कहते हैं। तो कई जगह नाम प्रतिजन नहीं आकर एंटीजन भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है प्रतिरक्षी क्या होता है। तो प्रतिरक्षी आप देख रहे हो क्या काम कर रहा है, इस प्रतिजन को निष्क्रिय करने का काम कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वो प्रोटीन युक्त संरचना, है ना, किसकी, प्रतिजन प्रतिरक्षी अणु जो होता है वो किसका बना होता है, कहने का मतलब प्रोटीन का। तो वह प्रोटीन होता है प्रतिरक्षी अणु, जिसको कौन बनाता है, प्लाज्मा कोशिका बनाती है। क्यों बनाती है, ताकि ये जो रोग कारक है जिसकी वजह से हमारे अंदर रोग हो सकता है, यानी इस रोगाणु या प्रतिजन को क्या कर सके, नष्ट कर सके, है ना। तो प्रतिरक्षी अणु वो प्रोटीन है जो इस प्रतिजन को नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसको निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है, और हम इस वजह से रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये हो गई किसकी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी अणु की डेफिनेशन, समझ में आ गया। अब आता है कि प्रतिजन जो होता है वो एक्चुअली क्या क्या चीजें कैसे होता है, किससे मिलकर बना होता है। तो पहले हम समझेंगे किसको, प्रतिजन को। तो प्रतिजन जो होता है इसका वेट होता है लगभग, है ना, 6000 डाल्टन अणु भार इसका होता है। कितना, 6000 डाल्टन या इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये बाहरी रोग कारक है, मतलब ये बाहर से शरीर में प्रवेश करता है और क्या करता है, रोग का कारण बनता है, इसीलिए हम इसलिए बोलते हैं इसको रोग कारक। तो प्रतिजन जो है वो संरचना है जो बाहर से शरीर में प्रवेश करती है, 6000 डाल्टन या इससे अधिक इसका अणुभार होता है। ठीक, और हमें रोगग्रस्त करने की क्या करती है, क्षमता रखती है। अब इनका निर्माण जो है, ये अगर सपोज करो ये कोई भी प्रतिजन है, ठीक है,
तो इसका रासायनिक संगठन मतलब इसके अंदर कौन कौन से रसायन हो सकते हैं, तो प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है, लिपिड यानी वसा हो सकता है, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या फिर आरएनए इसमें उपस्थित हो सकता है। फिर है शरीर की स्वयं की कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि खुद प्रतिजन का जो है कार्य करना शुरू कर देती है, जैसे कि कैंसर। कैंसर में क्या होता है बेटा, कोशिकाएं अनियमित रूप से अनियंत्रित रूप से विभाजन करना शुरू कर देती है और एक गांठ जैसी संरचना बना देती है। लेकिन हमारे जो सामान्य शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो एक नियंत्रित यानी लिमिटेड डिवाइडेशन करती है, आगे बात समझ। लेकिन जो कैंसर जनित होगी वो क्या करेगी, अनियंत्रित विभाजन करेगी। दैट मीन्स कैंसर कोशिका का जो फंक्शन है वो हमारी नॉर्मल कोशिकाओं की फंक्शन से या जो कार्य करने का तरीका है उससे कुछ अलग होता है, आगे बात समझ में। तो जो प्रतिरक्षी जो प्रतिजन होता है उसकी तरह काम करना शुरू कर देती है जो कैंसर जन्य कोशिकाएं हैं, किसकी तरह, प्रतिजन की। तो ये सारी चीजें हैं, ये रासायनिक संगठन होता है किसका, प्रतिजन का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दो डेफिनेशंस छोटी छोटी यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि कितना भार होता है, फिर आपको पूछा जा सकता है रासायनिक संगठन कितना होता है, फिर उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि एपिटोप या एंटी निर्धारक क्या होता है। एंटी निर्धारक या एपिटॉप ये क्या चीज होती है ना, ये क्या चीज होती है, एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंटीजन की संयोजकता बताइए, है ना, एंटीजन की संयोजकता बताइए। तो इसको हम लोग समझेंगे क्या चीज होती है एंटीजन निर्धारक पहला, दूसरा है एंटीजन की संयोजकता वैलेंसी क्या होती है। एंटीजन निर्धारक या एपिटोप क्या होता है, देखो ये जो प्रतिजन है यानी जिसको हम एंटीजन बोल रहे हैं ना, तो इंग्लिश में एंटीजन बोला जाता है, हिंदी में ये हमारा प्रतिजन है। तो एंटीजन को निष्क्रिय करने के लिए क्या बनता है, प्रतिरक्षी अणु बनता है, जैसे कि ये प्रतिरक्षी अणु है ना, ये प्रतिरक्षी अणु है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंटीजन है या प्रतिजन है उसका कुछ हिस्सा ही क्या होता है, इससे क्रिया करता है, किससे, प्रतिरक्षी अणु से। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा जैसे ये है ये यूं का यूं जाके इससे चिपक जाएगा, नहीं, इसका कुछ हिस्सा और इस यानी ये सपोज प्रतिजन है और ये प्रतिरक्षी है, तो इसका कुछ हिस्सा और इसका भी कुछ हिस्सा दोनों आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो इस प्रतिजन का वो हिस्सा जो क्या होता है, किससे जुड़ता है, प्रतिरक्षी अणु से जुड़ता है। प्रतिजन का वो हिस्सा जो प्रतिरक्षी अणु से जुड़ता है उसे एंटीजन निर्धारक कहते हैं। क्या कहा जाता है, एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। प्रतिजन का वह भाग जो किससे जुड़ता है, प्रतिरक्षी अणु से जुड़ता है, उसे एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, प्रोटीन के करीब 6 से 8 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अब इस एंटीजन निर्धारक का निर्माण किससे हुआ होता है, अमीनो अम्ल अणु पाए जाते हैं, कितने, 6 से 8। ठीक है, यानी इस हिस्से में ये जो डार्क हिस्सा है उसमें 6 से 8 तक एमिनो अम्ल अणु पाए जाते हैं। तो ये एमिनो अम्ल अणु जो है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एंटीजन निर्धारक का निर्माण करते हैं। फिर है कि एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, इसकी संख्या को एंटीजन संयोजकता कहा जाता है। जैसे अभी ये एक एंटीजन निर्धारक है, ये दूसरा है, ये पहला ये दूसरा, अब इस एंटीजन के ऊपर ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा, तीसरा चौथा और पांच, यानी इस एंटीजन पर, ठीक है, कितने एंटीजन निर्धारक के टोटल, 5। तो इसकी जो एंटीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 5। यानी किसी भी एंटीजन पर कितने एंटीजन निर्धारक उपस्थित है ना, कितने एपिटोप उपस्थित है, जितनी संख्या एपिटोप्स की होगी वही संख्या क्या कहलाएगी, एंटीजन की संयोजकता कहलाएगी। इज इट क्लियर? यानी वो हिस्सा जो किससे रिएक्ट करता है, प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी से क्रिया करता है,
वो प्रतिजन का हिस्सा एंटीजन निर्धारक या एपिटोप कहलाएगा। और एक एंटीजन पे टोटल जितने एंटीजन निर्धारक पाए जाते हैं उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है? एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। समझ में आ गया होगा? तो ये हो गया एंटीजन निर्धारक, एंटीजन एपिटोप। और ये देखो, ये हमारा प्रतिरक्षी अणु है ना, तो प्रतिरक्षी अणु का ये हिस्सा जो किससे जुड़ रहा है? इस एपिटोप से जुड़ रहा है। ये प्रतिजन का ये पूरा का पूरा प्रतिजन नहीं चिपक रहा है, सिर्फ प्रतिजन का ये हिस्सा क्या कर रहा है? इस जो एंटीजन है उसके एंटीजन निर्धारक से क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। ये दोनों जुड़ रहे हैं ना आपस में इस तरीके से। तो प्रतिरक्षी का वो हिस्सा जो इस प्रतिजन से जुड़ता है वो कहलाता है पेराटोप। ये चीज ध्यान रखना, क्या कहलाता है? पेराटोप। तो प्रतिरक्षी अणु का वो भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है वो पेराटॉप कहलाता है, और एंटीजन या प्रतिजन का वो भाग जो प्रतिरक्षी अणु से जुड़ता है वो एपिटॉप कहलाता है। ये दो डेफिनेशन है, एक एक नंबर की आपको पूछी जा सकती है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपके नेक्स्ट है कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रतिरक्षी अणु है वो क्या कर रहा है? किसको नष्ट करने का काम कर रहा है? प्रतिजन को नष्ट करने का काम कर रहा है। तो किताब में सीधे सीधे 4 चरण दिए हुए हैं कि प्रतिजन के द्वारा प्रतिजन को प्रतिरक्षी के द्वारा 4 चरणों में क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। यानी प्रतिजन के अगेंस्ट जो अभिक्रिया होती है वो कितने चरणों में पूरी होती है बेटा? 4 चरणों में पूरी होती है। तो उन चरणों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखो कि प्रतिरक्षी अणु क्या होता है। प्रतिरक्षी अणु को आईजी इन शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है? आईजी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनो से बना आई, ग्लोबिन से बना जी। तो इसके लिए प्रतिरक्षी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है आईजी। ठीक है, फिर ये किसके द्वारा निर्मित होता है? तो देखो ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। और कौन से प्रोटीन से बना होता है? तो गामा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है उससे प्रतिरक्षी अणु बनते हैं जो मानव है उसके अंदर। आगे बात समझ में, कौन सा? आईजी जो है इम्यूनोग्लोबिन इसका संक्षिप्त रूप है। और गामा जो प्रोटीन होता है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन उससे इसका निर्माण होता है। बुक में ऐसा करके दिया हुआ है ना? तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि के 4 चरण है ना। कि प्रतिरक्षी जो होता है अणु वो प्रतिजन को कैसे नष्ट करता है, यानी रोग कारक को या एंटीजन को कैसे नष्ट करता है? तो प्रतिजन को प्रतिरक्षी द्वारा नष्ट करने के चरण कौन कौन से चरण हैं ये हम लोगों ने क्या करने हैं? देखने हैं। तो सबसे पहला जो चरण आता है इसमें वो आपके दिया हुआ है अंतर्निहित प्रतिजन व बाह्य प्रतिजन में विभेदन करना। यानी शरीर के अंदर उपस्थित व बाहर उपस्थित प्रतिजन में अंतर करना। देखो अब प्रतिजन आपने देखा कि पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन तो हमारे अंदर भी होते हैं। आगे बात समझ में, तो क्या करना जरूरी है? खुद के प्रोटीन को और बाहर के आए प्रोटीन को क्या करना है? अंतर करना बहुत जरूरी है ना। तो क्या किया जाता है? अंदर और यानी शरीर के अंदर उपस्थित व बाहर उपस्थित प्रतिजन में क्या किया जाता है? अंतर किया जाता है। ये पहला चरण है प्रतिजन को नष्ट करने के लिए, है ना। यानी जो प्रतिजन बाहर से आएगा उसकी पहचान करके सबसे पहले उसको ही नष्ट किया जाएगा। उसके बाद ये बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारकों की संरचना के अनुसार भी लसिकाणु कोशिकाओं के द्वारा प्लाज्मा कोशिका का क्या करना? निर्माण करना। अब हमने पहचान लिया कि ये जो प्रतिजन है वो बाहर से आया है। तो बाहर से आया जो प्रतिजन है
अब प्रतिजन के ऊपर क्या होता है बेटा, एंटीजन निर्धारक होते हैं। तो एंटीजन निर्धारक के अनुसार कौन सा एंटीजन निर्धारक है, इस बाहर से जो प्रतिजन आया है उस पे ऑब्वियसली बात है प्रतिजन पे क्या होता है, एंटीजन निर्धारक होते हैं, अभी मैंने समझाया है। तो एंटीजन निर्धारक जो है उसकी पहचान की जाती है, उसकी पहचान कर कर जो बी लसिका कोशिकाएं हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स है, तो बी लसिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है, प्लाज्मा कोशिका का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। बात समझ में आ रही है? बाहर से अगर हम लोग बाहर और अंदर वाला प्रतिजन पहचानने के बाद हमको पता चल गया कि ये प्रतिजन हमारे यानी ये प्रोटीन हमारे अंदर वाला नहीं है, बाहर का है, तो उसको पहचानेंगे। फिर प्रतिजन है तो उसके ऊपर प्रोटीन निर्धारक होंगे, तो प्रोटीन निर्धारक को पहचान कर ये बी लसिकाणु कोशिकाएं हैं, ये किसका निर्माण करेगी, प्लाज्मा कोशिकाओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब थर्ड स्टेप के अंदर प्लाज्मा कोशिका जो है वो विशिष्ट प्रतिरक्षी अणु का यानी ऐसा प्रतिरक्षी अणु बनाएगी जो इस एंटीजन या इस प्रतिजन को मार सके, बाहर से आए। तो ये प्लाज्मा कोशिकाएं क्या करेगी, किसको मारेगी, विशिष्ट प्रतिरक्षी अणु, एंटीबॉडी निर्माण करेगी। समझ में आ गया? ये किसका निर्माण करेगी, विशिष्ट प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। ये हमारा तीसरा चरण है। चौथा चरण है प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश। लास्ट में अब प्रतिरक्षी भी बन गया है और प्रतिजन भी बन गया है। तो प्रतिरक्षी किसको नष्ट करता है, इस प्रतिजन को नष्ट करता है। तो किसके बीच में क्रिया होगी लास्ट में, प्रतिजन जो है उसके पास कौन जाएगा, ये जो प्रतिरक्षी अणु बन गया है, तो प्रतिजन व प्रतिरक्षी अणु की अंतः क्रिया होने का मतलब है ये प्रतिजन है, इस पे ये प्रतिरक्षी अणु आके क्या करेगा, जुड़ लेगा, इसको चारों ओर से क्या करेगा, घेर लेगा, है ना, और इसको निष्क्रिय करने का काम करेगा। ठीक है, तो अंतः क्रिया होती है और कौन सी, कोशिका मध्यवर्ती या तरल मध्यवर्ती क्रिया के द्वारा इस प्रतिजन को नष्ट कर दिया जाएगा। दोनों मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर, उपार्जित प्रतिरक्षा के दो तरीके जो है उसके अंदर, तो देख लेना ये दोनों क्या होते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो चरण होते हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मारा जाता है किसको, जो जन है उसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, प्रतिजन की बात। अब हम लोग जो समझेंगे वो किससे समझेंगे बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में, कि प्रतिरक्षी अणु जो है उसकी संरचना कैसी होती है और प्रतिरक्षियों के प्रकार कौन से हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।